Good morning dear children. In previous video we have discussed about our last topic was Rutherford's atomic model. That model was failed because he said that electrons revolve around the nucleus in circular order and it will accelerate and it will lose the energy. When the electron will lose the energy beta, what क्या होगा फिर? Electron will fall in the nucleus, then atom will be unstable. सो उसी थियरी को स्टडी करके बोहर एटॉमिक मॉडल में नील बोहर ने ये बताया बेटा कि इलेक्ट्रॉन्स व्हेन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इट विल नॉट लूज एनर्जी व्हेन इट एक्सीलरेटेड एंड नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल मूव इन अ सर्टेन ऑर्बिट. उसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बताने की कोशिश किया. तो बिफोर हम उस टॉपिक पे पहुँचे बेटा, उससे पहले कुछ चीज़ें और पढ़ना है जिसकी रिक्वायरमेंट हमें बोहर्स एटॉमिक मॉडल में पड़ेगी. तो अब हमारा बुक में टॉपिक है 2.3 दैट इज द डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम. डेवलपमेंट लीडिंग मीन्स बिफोर बोहर्स एटॉमिक मॉडल क्या क्या डेवलपमेंट्स, क्या क्या चीज़ें हुई थी जिसका इफेक्ट बोहर्स एटॉमिक मॉडल में हमें देखने को मिलेगा. ओके, सो देयर आर टू डेवलपमेंट्स. दो डेवलपमेंट्स हुआ था जो चीज जिस पे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन, ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे. पहले हमें दोनों पॉइंट की बात कर लेते हैं बेटा, फिर एक एक पॉइंट पे हम आएंगे वन बाय वन. ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. रेडिएशन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में सवाल आएगा, रेडिएशन क्या होता है? किसी भी सोर्स से जब लाइट निकलती है, जो लाइट किसी भी सोर्स से जो एनर्जी निकलती है बेटा, उसे हम रेडिएशन बोलते हैं. सो अब वो जो एनर्जी होगी वो वेव्स के फॉर्म में भी हो सकती है, पार्टिकल्स के फॉर्म में. तो यहाँ पे जो ड्यूअल नेचर की बात हो रही है, ड्यूअल कैरेक्टर्स की, 10th स्टैंडर्ड तक हम पढ़ते आए कि लाइट क्या है, एक पार्टिकल्स है. अभी हमें यहाँ पे ये मालूम पड़ेगा कि लाइट का दो नेचर होता है, दो कैरेक्टर होता है. First is light behave like a particles and second light behave like a wave. So दो नेचर क्या है लाइट का? वेव एंड पार्टिकल्स. ओके, सो ड्यूअल नेचर, ये सब का इम्पैक्ट हमें बोहर्स मॉडल ऑफ एटम में देखने को मिलेगा, इसलिए इस टॉपिक पे हम पहले बात कर लेंगे. सो देयर आर टू डेवलपमेंट्स. फर्स्ट वन इज ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टॉपिक हम इसके बाद डिस्कस करेंगे अभी इन डिटेल बेटा. नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट. जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू रिजल्ट निकला उसमें एटॉमिक स्पेक्ट्रम, जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है उसको किस तरह से एक्सप्लेन किया गया था. हमको बोहर्स एटॉमिक मॉडल में बेटा बहुत सारे एनर्जी लेवल्स देखने को मिलेंगे जिसको हम सेल्स बोलते हैं. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकुलर ऑर्बिट्स में, पार्टिकुलर एनर्जी सेल्स में होता है, तो उसको एज्यूम करके एटॉमिक स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया गया था. ये दो पॉइंट्स हैं, इसी दो डेवलपमेंट के बेस्ड में हमारे टॉपिक्स रहेंगे आगे. फर्स्ट, नाउ विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेटा. इसका नोट्स मैं आपको भेजूंगा पीडीएफ के फॉर्म में. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेटा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेटा, वह साइंटिस्ट नेम वाज जेम्स क्लार्क मैक्सवेल. जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने बेटा 1864 में, He was the first scientist who explained about electromagnetic radiation. उसके पहले सबको लगता था कि जो जो लाइट है वो ओनली वेव्स होता है, पार्टिकल्स होता है, उसमें वेव्स नहीं होता है. ऐसी थियरी उस टाइम प्रपोज थी उसके पहले. बट मैक्सवेल सेड दैट
मैक्सवेल ने जो अपनी थियरी दिया था बेटा, थियरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो उसमें उन्होंने बताया था कि किसी भी पार्टिकल, किसी भी सोर्स से व्हेन द एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम द एनी हीटिंग सोर्स, चाहे आप सपोज माइक्रोवेव पे खाना बना रहे हो, या सन से लाइट आ रहा है, या फिलामेंट जो बल्ब है उससे जो एनर्जी निकल रही है, सो कोई भी एनर्जी जब एमिटेड होती है बेटा किसी भी सोर्स से, तो वहां पे दो टाइप का रेडिएशन देखने को मिलेगा और वहां पे दो टाइप की फील्ड जनरेट होगी। वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अनदर इज मैग्नेटिक फील्ड। आई एम रिपीटिंग अगेन, Maxwell, James Clerk Maxwell in 1864, he said that when the energy emitted from any source, चाहे आप बोल सकते हो कोई भी हीटिंग रॉड हो या सपोज फिलामेंट से अगर एनर्जी निकल रही है बल्ब के, सो दैट एनर्जी इज ऑलवेज इन द कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ रेडिएशन। वो जो एनर्जी निकलती है वो रेडिएशन के फॉर्म में निकलती है, एंड दैट इज नोन एज रेडिएंट एनर्जी। उसको उन्होंने बोला था दैट इज रेडिएंट एनर्जी। अंडरस्टूड बेटा? उसको उन्होंने नाम दिया था रेडिएंट एनर्जी, और उन्होंने बोला था कि these radiations consist two field, electric field and magnetic field, which are perpendicular to each other and both are perpendicular to propagation of wave। जो वेव्स के फॉर्म में रेडिएशन निकलेगा, वेव क्या होता है बेटा? ऑलरेडी इन 9th स्टैंडर्ड यू हैव स्टडीड दैट साउंड में हमने क्या पढ़ा था? साउंड हमेशा वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। इस तरह का कोई मूवमेंट होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? वेव। सपोज अगर वाटर पॉन्ड में, अगर सपोज वाटर आपका स्टेबल पोजीशन पे है, तो उसमें जस्ट एक स्टोन मारो तो क्या होगा? आपको वेव्स दिखेगा, सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक वेव्स बहुत सारा दिखेगा। सो वाटर वेव और साउंड वेव, सिमिलरली लाइट्स में भी वेव्स होती है, उस पर हम बात कर रहे हैं। ओके, सो मैक्सवेल इन 1864 बेटा ही सेड दैट व्हेन द एनर्जी रिलीजेस फ्रॉम एनी सोर्स, एनी हीटिंग सोर्स, it continuously moves or it continuously forms a radiation that is known as radiant energy। understood बेटा? और उसके अलावा उन्होंने क्या बताया था बेटा कि द रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। रेडिएशंस कंसिस्ट ऑफ, या बुक में रीड करना, वहां पे भी बताया ये सब बातें बेटा। एनर्जी जो निकलती है वहां से, दैट रेडिएशंस कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड which are perpendicular to each other as well as perpendicular to the propagation of radiation। अभी रेडिएशन किधर प्रोपोगेट कर रहा है उसी के परपेंडिकुलर होगा। फिगर आपके बुक में दिया है, यू कैन सी द फिगर नंबर 2.6। 2.6 फिगर में बताया गया है बेटा, इस टाइप का कुछ फिगर बना है आपके बुक में, उसमें बताया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड और वेव किधर जा रही है, तीनों का डायरेक्शन वहां बताया गया है। एंड ऑल थ्रीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फिगर इज गिवन इन टेक्स्ट बुक 2.6। वही फिगर मैं बनाऊंगा अभी, तो सेम फिगर बनाऊंगा, यू हैव टेक्स्ट बुक सो यू कैन सी फ्रॉम देयर फिगर नंबर 2.6। ओके, तो उन्होंने क्या बोला? रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विच आर परपेंडिकुलर to each other as well as perpendicular to the propagation of radiation। इसको उन्होंने क्या नाम दिया था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा? वो जो एनर्जी निकल रही है कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी, वहां पे जो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड है दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है बेटा, एज वेल एज परपेंडिकुलर टू प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स। तो इसको उन्होंने नाम दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, दीज रेडिएशंस पोजेस द वेव लाइक नेचर। याद रखना ये सब चीजें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्सवेल हैज टोल्ड बेटा, दीज रेडिएशंस पोजेस वेव लाइक नेचर एंड ट्रेवल्स कितने की स्पीड से करता है? दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब कोई भी मीडियम अवेलेबल नहीं हो, तो अगर मीडियम आएगा तो वहां पे स्पीड में चेंजेस आएगा। मीडियम नहीं है मीन्स वैक्यूम। इफ देयर इज नो मीडियम ऑफ मटेरियल इज प्रेजेंट, दैट टाइम वेलोसिटी ऑफ दैट वेव इज सिमिलर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अंडरस्टूड बेटा? समझ में आया इतना टॉपिक? देन वी विल मूव टू द कैरेक्टरिस्टिक्स।
ये जो रेडियो जो वेव्स है उसके क्या क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं। जो कैरेक्टर्स हमने साउंड वेव में पढ़ा है नियरली वही कैरेक्टर्स के बारे में हमें यहाँ बात करना है। ओके, सो द रेडिएशन पोजेस अ वेव लाइक कैरेक्टर एंड ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सब चीजें उन्होंने बताया था अपने पॉइंट्स में। ओके, एंड दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल एनी मीडियम, जैसे कि साउंड वेव और वाटर वेव्स रिक्वायर्ड अ मीडियम। साउंड वेव को मीडियम चाहिए होता है। सपोज इफ 2 persons आर स्टैंडिंग इन अ वैक्यूम, इफ देयर इज नो मीडियम, आप क्या बोल रहे हो सामने वाले को सुनाई नहीं देगा बेटा। बट फॉर द लाइट, आपको पता है कि सन की जो रेज आती है अर्थ पे बेटा, जो रेडिएशन आता है सन का जो अर्थ पे आता है, हमें पता है कि आफ्टर सम किलोमीटर्स देयर इज नो एटमॉस्फेयर, नो एयर, नो पार्टिकल्स। सो वैक्यूम है, फिर भी लाइट ट्रेवल करके अर्थ तक आ रही है। दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वेव्स इन विच नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। ये एग्जाम्पल आप इजिली समझ सकते हो कि ऊपर हमारे क्या है, वैक्यूम है, तो भी लाइट अर्थ तक आ रही है। इट्स मीन दैट these waves do not require any medium like sound and other waves. Okay, now we'll discuss about characteristics beta. Characteristics of waves. हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करेंगे। वेव्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा। कैरेक्टरिस्टिक्स मींस व्हाट, कैरेक्टरिस्टिक्स मींस व्हाट, हम यहाँ पे क्या चीज कहने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स में बेटा। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, वेव नंबर, ये सब चीजों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वेवलेंथ बेटा। वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, और सम प्लेसेस पे जो आप देखोगे कैपिटल एक्स से भी डिनोट करते हैं। लैम्डा, LAMBDA, लैम्डा से डिनोट करते हैं हम वेवलेंथ को। व्हाट इज वेवलेंथ? चलो हम एक वेव बनाते हैं जिससे आपको इजी पड़े बेटा। सपोज वेव प्रोपोगेट, इस वे में प्रोपोगेशन हो रहा है वेव का, और इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है वेव का सपोज। अब इसमें वेवलेंथ क्या होगा बेटा? ऑलरेडी यू स्टडीड इन द साउंड, साउंड में आपने पढ़ा है ये चीजें इन द 9th स्टैंडर्ड। ओके, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ वेव का। अगर हम बात करें बेटा, इसको थोड़ा और लंबा करते हैं। इसको बोलते हैं बेटा दैट पीक इज नोन एज क्रेस्ट, एंड जो डेप्थ होती है मैक्सिमम दैट इज नोन एज ट्रू। वेव्स हमेशा ऐसे मूव करती है, zigzag, नॉट ए स्ट्रेट। ओके, सो दैट इज नोन एज क्रेस्ट एंड लोअर पार्ट इज नोन एज ट्रू। सो वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, और यू कैन से दैट डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रू। दो ट्रू के बीच में या दो क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं बेटा wavelength, which is denoted by capital X or lambda, and unit of wavelength is meter. Okay, एक और यूनिट होता है दैट इज एंगस्ट्रॉम बेटा। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ये चीजें भी आप याद रख सकते हो। ओके, सो ये बात हुई बेटा वेवलेंथ की। नाउ वी डिस्कस अबाउट फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ समझ में आया बेटा, ये वेव के फॉर्म में है। वेवलेंथ इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट, और यू कैन से दैट टू ट्रू। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी बेटा। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी भी जो इसमें भी जो वेव्स मूव करती है बेटा पर सेकेंड, ये ऑसिलेशन हो रहा है। ऑसिलेशन, यू हैव स्टडीड ऑसिलेशन बेटा। जब पेंडुलम, कोई भी सपोज पेंडुलम, या जनरली आपने देखा होगा जब झूले पे बैठते हैं हम, या पेंडुलम अगर आपके पास हो
तो पेंडुलम का मूवमेंट कैसे होता है? सपोज इट इज अ मीन पोजीशन, तो एक साइड मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन, अगेन दैट साइड एक्सट्रीम पोजीशन, अगेन इस तरह का मूवमेंट होता है। सपोज यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम द मीन पोजीशन, दैट साइड go again this side and come back, so that is known as one oscillation. Suppose you have started from the one side of extreme position, just go through the mean position, another side of extreme, then back to the again extreme, जहां से स्टार्ट किया वहां तक जाएंगे तो उसको हम बोलते हैं वन ऑसिलेशन। ओके, सो फ्रीक्वेंसी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितना वेव्स पास हो रहा है ना, इसको हम ऐसे बोलते हैं नंबर ऑफ साइकिल्स, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। यहाँ पे हम वेव्स की बात करें तो हम ऐसा बोल सकते हैं नंबर ऑफ वेव्स पासिंग फ्रॉम थ्रू वन पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक पॉइंट से एक सेकेंड में कितनी वेव्स पास हो रही है, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाई इट्स अनदर टाइप ऑफ सिंबल, इट इज जस्ट सिमिलर टू वी बेटा, बट ये वी नहीं है, इसको हम बोलते हैं न्यू। ये वी की तरह दिख रहा है बेटा, बट ये वी नहीं है, याद रखना, दैट इज न्यू। न्यू इसका प्रोनाउंसिएशन होता है न्यू। सो फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय न्यू, एंड फ्रीक्वेंसी मेजर किस में होता है? इन हर्ट्स, HERTZ, जिसको हम कैपिटल H और स्मॉल z भी लिखते हैं बेटा, दैट इज। ये रही बात फ्रीक्वेंसी की बेटा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। आई होप ये इसको हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं बेटा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। ये चीज़ें आप समझ रहे हो, चीज़ों को इजीली आप समझ सकते हो, बुक्स में भी आप ढूंढोगे, एक बार रीडिंग करोगे तो इजीली आपको मिल जाएगा बेटा। अंडरस्टूड? आपके पास टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक को ओपन करो, पेज नंबर आप 34 खोलो बेटा, वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें बताया है, तो इजीली आपको वो चीज़ें वहाँ से मिल जाएगा। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट वेलोसिटी बेटा। ये चीज़ें आपको बुक्स में मिल जाएगा तो नहीं, अच्छी बात है, अदरवाइज मैं इसका PDF आपको सेंड करूंगा, तो वहां से आप नोट्स नोटबुक में लिख लेना। क्वेश्चन आंसर्स ज़्यादा नोट्स इंपॉर्टेंट होता है बेटा इन हायर क्लासेस। इफ यू विल मेक द नोट्स एंड प्रिपेयर द नोट्स, देन यू कैन अटेम्प्ट द ऑल द क्वेश्चन। आपको रश नहीं करना है क्वेश्चन की तरफ, स्पेशली आप NCERT के क्वेश्चन की तरफ तो बिल्कुल रश नहीं करना है कि उसको करें उसी में से आएगा, नो। ऐसे भी आपने 9th-10th में देखा है, अगर आपने नोट्स अच्छे से करो तो ज़्यादा बेटर होता है। सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कौन पूछता है एग्जाम में? ओके, नाउ डिस्कस अबाउट वेलोसिटी बेटा। व्हाट इज वेलोसिटी? स्पीड एंड वेलोसिटी आपने पढ़ा है ऑलरेडी लोअर क्लासेस में, साइंस में। इट इज डिफाइंड एज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव्स इन 1 सेकेंड। ये जो वेव्स है, अगर इसको हम एक लाइन में बात करें, कि एक लाइन की बात करें, ये वेव्स को अगर हम लाइन में अरेंज करें बेटा, तो एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है वेव्स के फॉर्म में। इसको अब स्ट्रेट करो, मान लो हमने ये स्ट्रेट कर दिया, तो इन 1 सेकेंड लीनियर डिस्टेंस ऑफ वेव, लीनियर मीन्स लाइन बेटा, लीनियर डिस्टेंस ऑफ वेव इन 1 सेकेंड इज नोन एज वेलोसिटी। पर सेकेंड में कितना ट्रेवल कर रही है उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी, और वेलोसिटी को डिनोट करेंगे स्मॉल c से। ओके, वेलोसिटी को हम c से डिनोट करेंगे, और यूनिट क्या होगा जो होता है वेलोसिटी का, क्या बेटा? दैट इज मीटर पर सेकेंड, एंड सम प्लेसेस माइन्यूट रहेगा, दैट कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा? नाउ विल डिस्कस अबाउट एम्पलीट्यूड। ये फिगर से मैं आपको एम्पलीट्यूड समझाता हूं। एम्पलीट्यूड, व्हाट इज एम्पलीट्यूड बेटा? इट इज द हाईएस्ट मैक्सिमम डिस्टेंस, यहां से लेकर के ये, या तो इसकी बात करो आप या इसकी बात करो, हाईएस्ट पीक और लोएस्ट डेप्थ, हाईएस्ट पीक और लोएस्ट डेप्थ। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? एम्पलीट्यूड इज डिफाइंड एज द हाईएस्ट क्रेस्ट और लोएस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रू, डेप्थ ऑफ ट्रू या हाइट ऑफ क्रेस्ट। मैक्सिमम हाइट ऑफ क्रेस्ट और मैक्सिमम डेप्थ ऑफ ट्रू इज नोन एज एम्पलीट्यूड। अगर पेंडुलम मूव कर रहा है तो मैक्सिमम डिस्टेंस मीन पोजीशन से कितना ट्रेवल कर रहा है उसी को हम बोलते हैं बेटा एम्पलीट्यूड। ओके, ये भी लेंथ ही है तो एम्पलीट्यूड भी हम मेजर करेंगे।
किसमें? मीटर में, एंड इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल V. ओके, नाउ लास्ट वन, दैट इज द वेव नंबर बेटा. These are the characteristics of wave. तो वेव के बारे में हम जब आगे ये सब चीज़ें इसलिए जानना जरूरी है, जैसे जैसे हम लेसन में आगे मूव करेंगे तो फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, वेव नंबर, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, दीज थिंग्स का आपके पास अच्छे से नॉलेज होना चाहिए. लास्ट वन, वेव नंबर. व्हाट इज वेव नंबर बेटा? It is defined as the number of waves present in 1 meter length. 1 मीटर लेंथ में कितनी नंबर्स ऑफ वेव्स प्रेजेंट है बेटा, उसको हम बोलते हैं वेव नंबर. इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 मीटर लेंथ, दैट इज नोन एज वेव नंबर. एंड वेव नंबर इज डिनोटेड बाई न्यू बार. ये हमने फ्रीक्वेंसी में हमने पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय न्यू. सो न्यू बार से डिनोट करते हैं बेटा हम वेव नंबर को, विच इज इक्वल टू 1 बाई वेवलेंथ. 1 बाई वेवलेंथ करेंगे, दैट इज लैम्डा. वेवलेंथ का सिंबल है बेटा. सो 1 बाई वेवलेंथ करेंगे तो हमको मिल जाएगा न्यू बार, दैट इज द वेव नंबर. वेव नंबर इज क्या है बेटा? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स इन 1 मीटर लेंथ. 1 मीटर लेंथ में जितना वेव होगा उसी को हम बोलेंगे वेव नंबर. ओके बेटा. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. ये भी चीजें समझना है हमें आने वाले टॉपिक्स के लिए. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसका आपको फिगर दिया है बुक में. जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने जब बताया कि वेव्स नेचर, तो आजकल देयर आर डिफरेंट 7 टाइप्स ऑफ वेव्स है जो आपके पेज बुक में दिया है फिगर नंबर 2.7 में. डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स है, उनके अलग अलग नेचर्स है, उनकी अलग अलग वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसीज है बेटा. इट्स अ वेरी इजी टू डिफाइन व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. लेकिन इससे पहले मैं डिफाइन करूं, आपके पास टेक्स्ट बुक है बेटा, तो टेक्स्ट बुक निकालो एंड जस्ट सी दिस फिगर. यहां पे 7 डिफरेंट टाइप्स की वेव्स दिया है. रेडियो वेव्स है, आफ्टर दैट माइक्रोवेव्स, ये AM एंड FM, ये रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसीज है. माइक्रोवेव, देन IR, दैट इज इंफ्रारेड वेव. अल्ट्रावायलेट, जो सुना होगा कि अल्ट्रावायलेट वेव्स आती है सन से. ये सब वेव्स निकलती है, लाइटनिंग से भी निकलती है. ये रेडियो वेव्स के लिए आजकल टावर्स लगाए जाते हैं जिससे सिग्नल्स आए रेडियो में. ओके, लाइटनिंग एंड ऑल से भी, सन से भी ये सब वेव्स निकलती है. ये आपने सुना होगा कि इंफ्रारेड, अल्ट्रारेड वेव्स आती है, दैट आर वेरी डेंजरस फॉर आवर हेल्थ. एक्सरेज एंड गामा रेज, ये साफ दिया हुआ है बेटा. स्पेक्ट्रम को कैसे डिफाइन करते हैं? अरेंजमेंट ऑफ ये फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ. या तो आप बेटा इसको डिक्रीजिंग, सॉरी हाँ इंक्रीजिंग, देखो यहां से ये नीचे देखो आप क्या दिया है बेटा, वेवलेंथ. वेवलेंथ देखो यहां से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और ये फ्रीक्वेंसी क्या है, घट रही है. वेवलेंथ बढ़ रहा है और फ्रीक्वेंसी घट रही है. तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे बेटा हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को? व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, when the electromagnetic radiation are arranged in increasing order of wavelength or decreasing order of frequency, that is known as spectrum. Understood beta? When the electromagnetic radiation are arranged one by one, यहां पे देखो आप अरेंज किया हुआ है बेटा, increasing order of wavelength. फिगर ध्यान से देखो, only some waves are, only some spectrums are visible. जितना विजिबल है उसको जूम करके यहाँ दिखा रहे हैं, ओनली कुछ स्पेक्ट्रम्स विजिबल होता है. ओके, यहाँ पे क्लियरली देखो, नीचे नंबर बताया है वेवलेंथ का, ऊपर बताया फ्रीक्वेंसी का. यू कैन सी हियर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज द
figure of spectrum beta. Okay, when the electromagnetic radiation are arranged in increasing order of wavelength or decreasing order of frequency, तो उससे जो फॉर्मेशन होता है पूरा कंप्लीट स्पेक्ट्रम का, वहां से जो कंप्लीट स्पेक्ट्रम फॉर्म होगा उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अंडरस्टूड बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड स्पेक्ट्रम की हमने बात किया कैरेक्टरिस्टिक्स का, इसके भी कुछ लिमिटेशंस है उस पे, और अदर जो टॉपिक्स है उस पे हम अगले वीडियो में बात करेंगे, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो रहा है। थैंक यू माय डियर चिल्ड्रन, प्लीज रीड द लेसन। कुछ भी अगर नहीं समझ में आया है, कुछ कन्फ्यूजन है, देन प्लीज इन्फॉर्म मी। विदाउट योर इन्फॉर्मेशन आई कैन नॉट डू बेटा एनीथिंग। प्लीज इन्फॉर्म मी बेटा, जहाँ पे लग सकता है कुछ करेक्शन है, कुछ इंप्रूवमेंट है या कुछ और करना है तो उस पर हम डिस्कस करके आगे कर सकते हैं, बट प्लीज टेल मी। थैंक यू माय डियर चिल्ड्रन।